सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज़ रास सिस्टम। और ये ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से हो, डीएमएलटी बीएमएलटी या किसी भी पैरामेडिकल फील्ड से, बीएससी नर्सिंग और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको हिंदी प्लस इंग्लिश नोट्स चाहिए, तो ये चैनल आप ही के लिए है। इसमें आपको हिंदी में नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ही कम हिंदी मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं। इसलिए मैंने आपके लिए एक टॉपिक तैयार किया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल है। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी डीएमएलटी और एमएलटी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 24-25 बैच के, तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। रास का अर्थ है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन तंत्र। रास का पूरा नाम क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यह शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोनल सिस्टम है। इसका मुख्य कार्य जो है वो ब्लड प्रेशर, फ्लूइड वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करना है। किसमें? ब्लड में। फिर हम बात करते हैं कि जब भी शरीर में कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हो जाती है जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोवॉल्यूमा, यानी शरीर में जब ब्लड या तरल पदार्थ की कमी हो जाती है तब ये रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। दूसरी चीज़ है हाइपोटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का कम होना। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब रास सिस्टम जो है ये एक्टिवेट होता है। फिर हम बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया, यानी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाना। और लास्ट है हाइपरकैलेमिया, यानी पोटेशियम ज़्यादा हो जाना। ब्लड में अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है तब भी ये सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। यह सिस्टम हो जाता है तो यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सभी चीज़ों को नॉर्मल लेवल पर वापस लेकर आता है। रास कब एक्टिवेट होता है, अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपोटेंशन। जब किडनी में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो किडनी की जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो इसे डिटेक्ट कर लेती हैं और ये सेल्स ब्लड प्रेशर के सेंसर की तरह काम करती है। क्या होता है, हमारी किडनीज जो है उसमें जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती है और ये जो है ये जब भी हमारे किडनीज में ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता है या ब्लड का प्रेशर कम होता है तो ये इसमें सेंसर की तरह काम करती है। तो ये क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर लो होते ही ये सेल्स जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है ये रेनिन नामक एंजाइम को रिलीज़ कर देती है, जिससे क्या होता है हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। फिर हम बात करते हैं डिक्रीज इन सोडियम कंसंट्रेशन, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया। किडनी की मैक्यूला डेंसा सेल्स यूरिन में सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप किसी रफ कॉपी में लिख दीजिएगा। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है। तो क्या बोल रहा है कि किडनीज की मॉलिक्यूलर डेंसा सेल्स जो है वो यूरिन में सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर डिस्टल टिब्यूल में सोडियम कम पहुंचता है, डिस्टल टिब्यूल जो है वो हमारे नेफ्रॉन जो है, किडनीज में जो नेफ्रॉन होते हैं उसका एक पार्ट होता है। डिस्टल टिब्यूल सोडियम कम पहुंचता है, अगर डिस्टल टिब्यूल में सोडियम कम पहुंचता है तो मैक्यूलर डेंसा सेल्स जो है वो जस्टा ग्लोमेरुला सेल्स को सिग्नल भेजती है कि रेनिन रिलीज़ कर दें। फिर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। जब शरीर में स्ट्रेस होता है या ब्लड लॉस होता है, जब भी कोई ऑपरेशन होता है या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड लॉस होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस किडनीज को रेनिन रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करती है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, किडनीज को सिग्नल देता है कि तुम रेनिन को रिलीज़ करो, ताकि हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल लेवल में वापस आ सके। अब हम बात करते हैं रास की क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म और रास, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ना, पैरामेडिकल में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि रास का मैकेनिज़्म बताओ या रास की डिटेल बताओ। ठीक है, तो फिर बात करते हैं मैकेनिज़्म और रास। रेनिन का रिलीज़ होना, मुख्य रूप से रेनिन किडनीज के जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से निकलता है, ये बात हमने पहले भी की है, तथा कुछ रेनिन ओवेरीज से भी रिलीज़ होता है। अब देखो, मुख्य रूप से रेनिन कहाँ से रिलीज़ होता है, किडनीज की जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज़ होता है, बट लड़कियों में जो ओवेरीज प्रेजेंट होती है उसमें से भी कुछ रेनिन, कुछ मात्रा में, ज़्यादा नहीं, मुख्य रूप से तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से ही निकलता है, बट कुछ मात्रा में ओवेरीज से भी रिलीज़ होता है।
रेनिन सबसे पहले एक इनएक्टिवेट फॉर्म में बनता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि कैसे बनता है, कैसे एक्टिवेट होता है, इसमें पूरा सिस्टम दिया हुआ है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। रेनिन सबसे पहले एक इनएक्टिवेट फॉर्म में बनता है जिससे हम क्या कहते हैं, प्री प्रो रेनिन कहते हैं। इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में बनता है तो इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। फिर देखो प्री प्रो रेनिन से प्रो रेनिन बनता है और यह किडनीज में ही एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी जो प्री प्रो रेनिन से प्रो रेनिन में कन्वर्ट होना, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, अपनी किडनी में ही चीज़ें हो जाती है। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रेनिन। तो फंक्शन ऑफ रेनिन सबसे पहले देखते हैं कि रेनिन एक एंजाइम है। ये आप सबको पता है कि रेनिन एक एंजाइम है और यह एंजियोटेंसिनोजन को काट कर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है। एंजियोटेंसिन एक तरीके का प्रोटीन है, उसको क्या करता है, उसको काट कर एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। स्टेप 2 में हम इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट का बनना, यानी एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एक प्रोटीन है जो लीवर में बनता है। ठीक है, रेनिन कहाँ बनता है, किडनीज में। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ बनता है, लीवर में, जो कि एक प्रोटीन है। बनने के बाद एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा में सर्कुलेट करता है। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ये उसमें सर्कुलेट करता है और ब्लड में घूम रहे रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन पर काम करता है और उसे तोड़कर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है। ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये एक तरीके का प्रोटीन है और लीवर में बनता है और ये प्लाज्मा में सर्कुलेट करता है और फिर ये रेनिन एंजाइम को तोड़कर इसे किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड का बनना। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और इसको आपको लाइन बाय लाइन याद करना है ना, और एग्ज़ाम में आपको लाइन बाय लाइन ही लिखना है, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। फिर हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड का बनना। तो इसमें क्या होता है कि यह कन्वर्जन क्या कहलाता है या किसके द्वारा होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा होता है। ACE की फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE सबसे ज़्यादा लंग्स की जो ब्लड वेसल्स है उसकी एंडोथेलियल सेल्स में पाया जाता है। ACE कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स की जो एंजियोटेंसिन वेसल ब्लड वेसल्स में जो एंडोथेलियल सेल्स है उसमें प्रेजेंट होता है। इसलिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड बनने का 90% काम लंग्स में होता है, थोड़ा बहुत किडनी और ब्रेन में होता है। इस लाइन को अपन वापस अच्छे से समझते हैं। देखो क्या होता है, यह कन्वर्जन ACE, हम कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट का एंजियोटेंसिन सेकंड में बनना। तो यह कन्वर्जन ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा होता है। ACE सबसे ज़्यादा लंग्स की जो ब्लड वेसल्स है उसके एंडोथेलियल सेल्स में पाया जाता है। किस में प्रेजेंट है, लंग्स की ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसलिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड बनने का 90% काम जो है वो लंग्स में हो जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स है ये एंडोथेलियल सेल्स है और ये एंडोथेलियल सेल्स से ब्लड वेसल्स किस में है, ज़्यादातर लंग्स में पाई जाती है। इसलिए इसका 90% काम ये कहाँ बनता है, लंग्स में बनता है। थोड़ा बहुत किडनी और ब्रेन में बनता है, मतलब नाम मात्र, बाकी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कहाँ बनता है, लंग्स में। फिर बात करते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड एक ऑक्टोपेप्टाइड है, यानी कि 8 अमीनो एसिड का बना हुआ है। यह रास सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट और एक्टिव हार्मोन है। कौन सा, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है यह ऑक्टोपेप्टाइड है, यानी 8 अमीनो एसिड चेन का बना हुआ है और यह रास सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिव हार्मोन है। एंजियोटेंसिन सेकंड के कार्य, वैसोकॉन्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्ट्रिक्शन क्या होता है, एंजियोटेंसिन सीधा ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल पर कार्य करता है और उन्हें संकुचित करता है, यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन जो हम करते हैं ना, संकुचित, शिथिलन, वो वाली चीज़। इसमें पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ता है और BP तुरंत बढ़ जाता है। अब ये कौन सी कंडीशन में होता है, जब हमें हाइपोटेंशन होता है, यानी कि हमारा BP लो होता है, तब इसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है और BP तुरंत क्या होता है, बढ़ जाता है।
फिर बात करते हैं एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन। सबसे पहले हमने क्या बात की, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलसा रीजन पर काम करता है और वहाँ पर ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एडीएच सिक्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको स्टिमुलेट करके एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन रिलीज करवाता है। क्या करता है, एडीएच सिक्रेशन में क्या होता है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको मतलब स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। एडीएच किडनी या एडीएच जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनीज में ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब करने के लिए सिग्नल देता है। फिर बात करते हैं थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेशन, यानी कि जो प्यास हमें लगती है उस चीज़ को कैसे ये कंट्रोल करता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड ब्रेन के हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है जिससे हमें प्यास लगती है। फिर बात करते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिससे हार्ट रेट बढ़ती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। फिर बात करते हैं हम एल्डोस्टेरोन का कार्य और रास का रेगुलेशन। एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने के बाद ब्लड के थ्रू किडनीज तक पहुंचता है। ये चीज़ तो अपन सबको पता है कि एल्डोस्टेरोन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलने के बाद ब्लड के थ्रू किडनीज तक पहुंचता है और इसके निम्न कार्य है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट, ये सब किस में होती है, ये हमारी किडनीज के जो नेफ्रॉन है उसमें प्रेजेंट होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरोन किडनी की ट्यूबुल से सोडियम और जल को वापस ब्लड में खींच लेता है, ये इसका काम होता है। सोडियम के साथ पानी भी वापस चला जाता है जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है। हमने जो बात की थी हाइपोएंट्रीमिया की, ये वही सिस्टम है कि क्या करता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में क्या करता है, जो एल्डोस्टेरोन है वो किडनीज की ट्यूब्यूल से सोडियम और जल को वापस ब्लड में खींच लेता है और सोडियम के साथ पानी भी वापस आ जाता है जिससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम सिक्रेशन। एल्डोस्टेरोन ब्लड से पोटेशियम को यूरिन से निकाल देता है। इस पूरे प्रोसेस में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और बढ़ा हुआ ब्लड वॉल्यूम अंत में बीपी को नॉर्मल कर देता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है और आप इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो। जैसे जब भी हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोटेंशन या हाइपोएंट्रीमिया या हाइपोकैलीमिया होता है तो किडनी रेनिन हार्मोन सिक्रेट करती है, लीवर कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और जो लंग्स है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, रेनिन किसके थ्रू सिक्रेट होता है, किडनीज के थ्रू। लीवर क्या सिक्रेट करता है, एंजियोटेंसिनोजन, और ACE जो है वो लंग्स के थ्रू सिक्रेट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स और मेडिकल फील्ड से जो भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।